जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। 12 जून 2024 के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव बेंट, राज्यसभा टीवी यानी कि हर एक सोर्स से न्यूज को कवर करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, आईएएस, सिविल मतलब कोई भी स्टेट पीएससी, बीपीएससी हो, कोई भी स्टेट पीएससी या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लोग कवर करते हैं और यही करंट अफेयर्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की अंडरस्टैंडिंग मैं आपकी क्रिएट करूंगा। और अभी तक अगर आपने हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि कोर्सेज में एनरोल होने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और कोर्सेज के लिए आप इन नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो, जो आपको स्क्रीन पर जो है वो दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा हम लोग प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज सब कुछ आपके लिए कवर कराते हैं और आपके लिए चीजें बहुत आसान कर देते हैं। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको मिल जाते हैं और साथ ही साथ आपको वहां पर काफी सारी इंफॉर्मेशन, काफी सारे स्टडी मटेरियल्स भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और ये हमारा करंट अफेयर्स का टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जरूर ज्वाइन करें, ओनली करंट अफेयर्स के नाम से। और इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें आप, जहां पर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन हम जो है वो प्रोवाइड कराएंगे और काफी सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट हम लोग सेशन को जो है वो शुरू करते हैं। काफी सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। लास्ट में मेंस का एक क्वेश्चन भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो जो हमारा पहला टॉपिक है, इसमें बात की जा रही है नोटा के बारे में। हमने 2 दिन पहले भी नोटा के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव। तो ये होता क्या है, तो आई थिंक आप सभी लोग को पता होगा। इलेक्शन के दौरान ईवीएम मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है। इसमें एक ऑप्शन होता है नोटा का, यानी कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या कैंडिडेट को वोट नहीं देना है तो आप नोटा पे जो है वो क्लिक कर सकते हैं। एज सिंपल एज दैट। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर अभी के अभी लिखकर बताओ कि अगर सबसे ज्यादा वोटर्स, यानी कि इंडिया में अगर 50% से ज्यादा वोटर्स या मैक्सिमम वोटर्स ने नोटा पे क्लिक किया तो क्या होगा? तो क्या री इलेक्शन होंगे इंडिया के अंदर या क्या होगा, यानी कि दोबारा से इलेक्शन होंगे या क्या होगा? आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। और गाइस, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताया करो, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती अनटिल एंड अनलेस आप खुद मेहनत नहीं करोगे। हमारा काम है यहाँ पर बेस्ट टू बेस्ट चीज आपको प्रोवाइड कराना, बट आप खुद से मेहनत नहीं करोगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। ये बात लिख के ले लो। तो जब भी मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तो पार्टिसिपेट किया करो, ट्राई किया करो लिखने की, राइट। और जो मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं उसके मेंस के आंसर, क्वेश्चन देता हूं उसका मेंस का आंसर घर पर जरूर लिखा करो, राइट। जब आप लिखोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी जो है वो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाएगा। चलो एनीवेज, हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है इस बार के इलेक्शन में इंदौर के अंदर, मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी में इकलौती ऐसी सिटी, इकलौती ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां पर 2 लाख से ज्यादा वोटर्स ने नोटा पर क्लिक किया। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, राइट। कि काफी सारे लोग जो है वो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से 2 लाख से ज्यादा लोग देखने को मिले। ये बहुत बड़ा नंबर है गाइस, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का। सोचो आप। तो आगे की जो है वो चर्चा करें इसी से रिलेटेड, जो टॉपिक हमारा है। तो नोटा क्या है? तो नोटा के बारे में आपको ऑलरेडी जो है वो एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हमें देखने को मिलती है, वहां पर एक ऑप्शन होता है वोटर्स के लिए कि भाई वोटर जो है वो क्या कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव पर जो है वो क्लिक कर सकते हैं अगर उनको लग रहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो है वो ऐसा नहीं है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन सके, राइट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब प्रतिनिधि, राइट। आगे की बात करें तो नोटा ऑप्शन के थ्रू हमें देखने को मिलता है कि एक जो वोटर है वो रिजेक्ट कर सकता है, यानी कि उसके पास अधिकार होता है रिजेक्ट करने का कि भाई मुझे कोई भी पसंद नहीं है, मैं रिजेक्ट कर रहा हूं सबको, राइट। तो नोटा हमें कब से देखने को मिल रहा है? तो 2013 से हमें नोटा जो है वो देखने को मिल रहा है, राइट। 2013 में 5 राज्यों के असेंबली इलेक्शन में जो है ये उपयोग किया गया था। 2013 में हम लोग को देखने को मिला कि सर्वोच्च न्यायालय, जो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इसने बोला था कि भाई 5 राज्यों में जो है वो इसको शुरू किया जाए। फिर बाद में 2014 के आम चुनाव, जो जनरल इलेक्शन हुआ था, उसमें ये पूरी तरह से लागू हो गया था। और एक केस आपको हमेशा ध्यान में रखना है, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये 2013 का केस था। इस केस में जो है वो नोटा को इंट्रोड्यूस करने की बात करी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। अब देखो, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या होगा जब अगर नोटा के अंदर सबसे ज्यादा वोट जो है वो हो जाते हैं, यानी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लोग जो है वो नोटा को वोट करते हैं, तो क्या होगा? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया कि नोटा को काउंट किया जाता है, बट वो एक इनवैलिड वोट होते हैं, राइट। इनवैलिड वोट मतलब कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है एक प्रकार से। क्यों वैल्यू नहीं है मैंने बोला? क्योंकि आप देखो सेकंड पॉइंट के अंदर कि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट्स भी मिल जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं एक, ठीक है, जैसे नोटा को
100% में से 70% वोटर्स ने नोटा पर वोट डाल दिया, और बचे हुए 30%। अब 30% में से अगर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर एग्जाम्पल सबसे हाईएस्ट पोस्ट वोट मिले 10%, राइट, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सरकार बना लेगी। तो ये ऐसी चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। मतलब अभी भी नोटा पर अगर जो भी वोटर जो है वो जाकर वोट देकर आते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसका कोई एक्चुअल रिजल्ट जो है वो निकल कर नहीं आता। कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जो नोटा के बाद जिसने वोट्स हासिल किए हैं मैक्सिमम, वो अपनी सरकार जो है वो बना लेगी। तो ये क्या सही है या गलत है, आपका क्या ओपिनियन है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। मेरा ओपिनियन मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, बट अभी मैं चाहता हूं कि आप पॉज करो वीडियो को और लिखो, राइट। जब जब मैं क्वेश्चन दूंगा तब तक आपको लिखना है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है अब विचार कर रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास काफी सारी याचिकाएं आ गई, काफी सारी पिटीशन आ गई, जिसमें कहा गया कि भाई ये तो गलत है। हम जाकर अगर हम सेटिस्फाई नहीं है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट से, और हम सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ नोटा पर जो है वो अगर वोटर्स क्लिक कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। क्योंकि आप नोटा तो लेकर आ गए हो, बट उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, राइट। तो इस चीज पर अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट विचार कर रही है, और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इससे रिलेटेड अच्छा रूल्स, रेगुलेशंस और गाइडलाइंस जो है वो आ जाए। अब मैं आपको कुछ केसेस के बारे में बताता हूं जिसमें नोटा का जिक्र हुआ था। तो 1993 में लिली थॉमस वर्सेस स्पीकर, जो लोकसभा के स्पीकर है, उनका केस था 1993 का। तो इस समय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जिक्र किया था कि भाई एक कैंडिडेट जो होता है उसके पास रिजेक्ट करने का भी अधिकार होना चाहिए। तो 1993 से थोड़ी बहुत पहल जो है वो शुरू हो गई थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट केस जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा, जो आपको ध्यान में रखना है, वो है 2013 का, कि नोटा जो है वो 2013 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था, जो था पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर का केस था 2013 का। तो आप पीयूसीएल ध्यान में रखना, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2013 का, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन कर दिया था कि अब जो इलेक्शंस होंगे उसमें नोटा का उपयोग जो है वो किया जाए। फिर एक केस और भी हम लोग को देखने को मिला था, शैलेश मनुभाई परमार वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थ्रू द चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस 2018। तो इस केस के अंदर जो है वो ये मेंशन किया गया था कि नोटा जो है वो सुटेबल नहीं है राज्यसभा के इलेक्शन के लिए। तो बस हालांकि आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फर्स्ट और ये थर्ड, फर्स्ट में बस इतना याद रख लेना कि 1993 में इसका जिक्र हो गया था, बट 2013 में पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इस चीज को फाइनलाइज कर दिया था। क्लियर, यहां तक बात है। नेक्स्ट, आगे की बात करें, कौन सी कंट्री में नोटा जैसी प्रैक्टिस जो है वो होती है। तो यूरोपियन यूनियन में फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस जैसी कंट्री के अंदर नोटा जैसी प्रैक्टिस होती है। यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी तक फॉर्मली नोटा की प्रैक्टिस शुरू नहीं करी है, बट यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर और भी कुछ राज्य हैं, स्टेट्स हैं, जिन्होंने ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, राइट। फिर दूसरी कंट्री जैसे कि कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश, इन्होंने नोटा की प्रैक्टिस जो है वो अलाउ की हुई है। अब मैं आपको कुछ इसके फायदे और नुकसान बताता हूं नोटा के। अब देखो, एक तो पहली चीज तो हम लोग को देखने को मिलता है कि वोटर जो है वो जाकर, अब देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें ज्यादा से ज्यादा वोटर टर्नआउट क्रिएट करना है, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वोट देने के लिए जाएं, और यही आपका काम होगा, राइट। हमारा एक स्टूडेंट है अक्षय पांडे, जैसे मैंने जिसको पढ़ाया हुआ है अक्षय पांडे को, जो अभी आज की डेट में यूपीपीसीएस में तहसीलदार है, उससे मेरी रेगुलर जो है बात होती रहती है। तो वो तहसीलदार अब आज की डेट में बन चुका है, आने वाले समय में आप भी बनोगे, राइट। आप बनोगे एसडीएम, डीएम, राइट। तो आपका काम क्या होगा, आपका काम होगा कि लोगों को अवेयर करना, कि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा जाएं पोलिंग बूथ में और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। क्योंकि अगर लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वोटर टर्नआउट अगर कम रहेगा, तो प्रॉपर डिसीजन नहीं निकल पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। नोटा एक अच्छा ऑप्शन इसलिए क्योंकि लोग वहां पर जाकर अपना वोट जो है वो डाल रहे हैं, यानी कि अपनी कहीं ना कहीं अपना डिसीजन जो है वो बता रहे हैं कि भाई, या अपना ओपिनियन जो है बता रहे हैं कि भाई हम इसको चूज कर रहे हैं या हमें किसी को चूज नहीं करना। तो वोटर्स को जो है वो जाना जरूरी है पोलिंग बूथ तक, और ये आप लोगों का काम होगा, क्योंकि आप आने वाले समय के अधिकारी हो। आपको हमारी कंट्री के अंदर डेमोक्रेसी को मेंटेन अगर करना है, और आपको करना ही पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी होने वाली है, तो लोकतंत्र जो है उसको बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग जो है वो वोटिंग करें, पार्टिसिपेट करें इलेक्शंस में। तो ये ड्यूटी आपकी होगी। तो नोटा जो है वो एक अच्छा ऑप्शन क्रिएट करता है कि अगर लोगों को कोई और पसंद नहीं भी है, तो भी वो जाकर अपना वोट डाल सकते हैं, यानी कि वो रिजेक्ट करने का उनके पास अधिकार है अब, कि भाई मैं रिजेक्ट करता हूं कि मुझे कोई और पसंद नहीं है। नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताओ अगर आपने अभी इलेक्शन में वोट डाला है।
अगर आप एलिजिबल हो वोट डालने के लिए, और वैसे तो ऑब्वियस ही बात है कि आप अगर एलिजिबल हो और आपने नहीं डाला है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आप खुद अपनी ड्यूटी को फॉलो नहीं कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आगे चल के आप दूसरों से भी नहीं करवाओगे, या आप बन ही नहीं पाओगे। पहली चीज तो मैं ये बोलूं, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको अधिकारी बनना है तो वो एटीट्यूड आपको वियर करना पड़ेगा, वो पहनना पड़ेगा वो एटीट्यूड, और वो तब हो पाएगा जब आप खुद करो। यस, जैसे कि मैंने देखा लोगों को कार चला रहे हैं सीट बेल्ट नहीं पहनते और बोल रहे हैं हम आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। भैया पहले आप खुद तो डिसिप्लिन में आओ, तब तो आप लोगों को डिसिप्लिन में लेकर आओगे। यस, कई बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हम टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, पढ़ पढ़ाई हो ही नहीं पा रही हमसे। अरे भैया, अभी आप अपना खुद का टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो आप कल को डिस्ट्रिक्ट कैसे मैनेज करोगे? तो आपको अपनी लाइफ पर सबसे पहले काम करना है इस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए। पढ़ाई तो देखो हर कोई कर लेगा, बट सिलेक्शन उसी का होगा जो प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा। इस एग्जामिनेशन के लिए सिर्फ पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इस एग्जामिनेशन के लिए वो एटीट्यूड, वो पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है जो आपको डेवलप करनी है। और बस रेगुलर लेक्चर फॉलो करते हो, आपकी पर्सनालिटी में डेवलप करवा दूंगा, गारंटीड। अब आगे की बात करते हैं। तो पहली चीज तो ये, वोटर को चॉइस मिल जाता है कि हाँ भाई, कि वो जो है वो डिससेटिस्फाइड है कि भाई हमें और कुछ नहीं चाहिए, और इससे वोटर टर्नआउट भी जो है वो बढ़ेगा। राइट, तो ये चीज भी मेंशन करो, इसमें लिखी नहीं है, क्योंकि मैं आपको वो वाली चीजें ही बताऊंगा जो इन सब में मिलेंगी नहीं आपको, क्योंकि ये सब तो चीजें आप पढ़ के खुद भी पढ़ सकते हो यार। आप मेरा लेक्चर क्यों देख रहे हो? चीजों को समझने के लिए। यस, नेक्स्ट, इसके अंदर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। वही जो मैं अभी आपको जो है बता रहा था, कैंडिडेट जो है वो सोच, मतलब वो अपना ओपिनियन दे देते हैं कि नहीं भाई मुझे ये पॉलिटिकल कैंडिडेट्स पसंद नहीं है, जिससे कि पॉलिटिकल पार्टी किसी और कैंडिडेट को जो है वो खड़ा करे, केपेबल कैंडिडेट को खड़ा करे, केपेबल कैंडिडेट को टिकट दे, जिससे कि वोटर जो है वो उसको चूज करे। नेक्स्ट, ये बेसिकली वोटर के डिससेटिस्फैक्शन को आइडेंटिफाई करता है, मतलब कि असंतोष जो होती है ना मतदाताओं के बीच में, कि नहीं यार हम खुश नहीं है इस कैंडिडेट से, तो उस चीज को जो है वो रिफ्लेक्ट करवाता है। अब इसके अंदर एक नेगेटिव पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि एक तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, राइट, क्योंकि इलेक्शन में इसका अभी तक कोई महत्व नहीं है, अभी तक टिल नाउ। बट इस पर अब काम किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो विचार कर रही है। फिर इसके अलावा इसका मिसयूज भी हो सकता है, ये नेगेटिव पॉइंट्स है, राइट। इसका मिसयूज जो है वो कैसे हो सकता है? लोग बाग जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं सरकार के अगेंस्ट या फिर सिस्टम के अगेंस्ट, भले ही कोई एक केपेबल कैंडिडेट खड़ा क्यों ना हो, लोग उसको वोट नहीं डालेंगे, ग्रुप बना के नोटा को डाल देंगे। मतलब क्या हो रहा है कि लोग ने केपेबल कैंडिडेट तक को रिजेक्ट कर दिया। तो कई बार लोग जो है वो इसका मिसयूज जो है वो कर सकते हैं, वोटर इसका मिसयूज कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, कई बार कास्ट बायसेस भी होगा। कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक ग्रुप जो है, वही कास्ट बायसेस ग्रुप, एक ग्रुप जो है वो मिलकर नोटा पे क्लिक कर देगा, ये भी हो सकता है। तो ये सब मिसयूजेस हैं, राइट। फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिलता है कि ये भी एक मिसयूज हम लोग को देखने को मिलता है, एक नेगेटिव पॉइंट है कि ये हमारी डेमोक्रेसी को जो है वो क्या करेगी, कमजोर जो है वो करेगी, प्रतिनिधि लोकतंत्र को जो है वो कमजोर करेगी। बट कमजोर इसलिए कर रही है क्योंकि इसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अगर रिजल्ट निकलेगा तो पूरी चीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे रिजल्ट कैसे निकला जाए कि री इलेक्शन किया जाए। अब देखो री इलेक्शन करना पॉसिबल नहीं है, राइट। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि पैसा बहुत लगता है इलेक्शन में, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स ने नोटा पर वोट डाले हैं, अभी इस पर लिखा है, इसमें मेंशन भी है कुछ पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है कि हम ये सोल्यूशन के तौर पर आप लिखोगे, मेंस का अगर आंसर आता है तो ये सोल्यूशन आप लिखोगे और मेंस पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, 99% बनेगा, गारंटीड। क्यों? क्योंकि अभी सबसे ज्यादा इंदौर का केस हाईलाइट हो गया है, 2 लाख से ज्यादा वोटर्स ने नोटा पर क्लिक किया है, और इसी से रिलेटेड जो है वो जनरल स्टडीज पर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। तो देखना जीएस पेपर 2 के अंदर ये क्वेश्चन आपको नजर आएगा। अब मैं एक और चीज आपको बताऊं कि री इलेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें पैसा लगता है। बट जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 25% वोटर्स ने नोटा पर बटन दबाया, और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के वोट 25% से कम है, यानी कि नोटा के वोट से कम है, यानी कि जितनी पॉलिटिकल पार्टी के वोट नोटा के वोट से कम है, उनके ऊपर अब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो री इलेक्शन का पैसा जो है वो दें, पैसा जुटाएं। और ये कैंडिडेट जब खड़े होते हैं तो उस समय उनसे जो है ये एग्रीमेंट करवा लिया जाए कि भाई अगर आप खड़े हो रहे हो बट अगर आपको कम वोट्स मिलेंगे, नोटा से कम वोट्स मिलेंगे, तो आपको जो है वो, और अगर री इलेक्शन
का सिनेरियो बनता है तो आपको फंड करना पड़ेगा, री इलेक्शन का पैसा आपको अपनी जेब से जो है वो देना पड़ेगा। और दूसरा, आप देखो सेकंड पॉइंट में लिखा है कि आप जो है वो फिर, यानी कि अगर आपको नोटा से कम वोट्स मिले तो दोबारा से फिर आप इलेक्शन के लिए खड़े नहीं हो सकते, कभी भी आपको बैन कर दिया जाएगा खड़े होने से। क्योंकि भाई हर पॉलिटिकल पार्टी अगर हर किसी कैंडिडेट को टिकट दे दे जिससे जनता जो है, वोटर जो है, मतदाता जो है वो खुश नहीं है, तो उनको हटाना चाहिए ना ऐसे कैंडिडेट्स को। बार बार अगर उसी कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे तो फिर कैसे काम बनेगा भाई। नेक्स्ट, ये लिखा, देखो लिखा भी है थर्ड पॉइंट के अंदर, कॉस्ट ऑन कैंडिडेट, कि भाई जो जो व्यक्ति जो है वो इस प्रकार से जो है वो खड़ा हुआ है, राइट, किस इलेक्शन में, और नोटा से कम वोट जो है वो उसको अगर मिले हैं, तो उसको जो है वो बियर करना पड़ेगा कॉस्ट पूरा का पूरा, किसका, इलेक्शन के खर्चे का। देखो पूरी चीज जो है वो क्लियरली यहां पर जो है वो मेंशन्ड है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट, आगे की बात करूं, अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जनता को समझाना जरूरी है कि भाई बेफालतू में नोटा पर क्लिक मत करो, पहले स्टडी करो कि जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है, जो उम्मीदवार है, वो अगर केपेबल है तो भाई उसको चूज करो आप। ये चीज है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं नोटा से रिलेटेड, और प्रॉपर मैंने आपको मेंस का आंसर बिल्कुल पॉइंट वाइज बताया कि भाई क्या क्या चीजें करनी है और क्या होता है नोटा में। यस, तो किस किस ने नोटा पर वोट डाला इस बार के इलेक्शन में? देखो भाई, कोई लिखना मत नीचे कमेंट बॉक्स पर, उसका मैं वजह बता रहा हूं। पहली चीज तो, आप जिसको भी वोट डालते हैं ये आपका एक प्राइवेट और पर्सनल मामला है, राइट, तो उसको आपको पब्लिक नहीं करना है। पहली चीज, ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है, आपको अपने आप को प्राइवेट रखना है। लोग अपने आप को भी प्राइवेट रखते नहीं, बता देते कि अरे हम तो ये, हम तो ऐसा, हम तो वैसा। प्राइवेट रखना सीखो अपने आप को। चुप, बोलते ना कि चुपचाप मेहनत करो, आपकी सफलता जो है वो शोर मचाएगी। तो वो चीज आपको जो है वो सीखनी है कि चुपचाप बंद कमरे में जो है वो मेहनत करनी है, राइट। अब देखो दूसरी चीज मैं आपको एक और बताता हूं कि आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये मैंने पहले भी बताया था कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, राइट, जिनको हम लोग जो है वो चूज करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं हमारे, वो हमारे घर पर नहीं आ रहे हैं। हम बहुत ही कम जगह पर, घर पर जो है वो जा रहे हैं प्रतिनिधि, वरना आजकल तो जाना बंद कर दिया उन लोगों ने। अपनी डिमांड्स को जो है फेस टू फेस लोगों को बताना बंद कर दिया है। वो तो घर के बाहर एक भोपू बचता है कि भाई हमें वोट दें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। नहीं भाई, अगर आपके पास तक अगर आपका रिप्रेजेंटेटिव नहीं पहुंच रहा है, या पार्षद नहीं पहुंच रहा है, पार्षद तो लोकल वार्ड का मेंबर होता है ना, अगर वो ही नहीं पहुंच रहा है आप तक, तो बहुत बड़ी दिक्कत है बॉस। यस, तो उनको अकाउंटेबल बनाना जरूरी है। कैसे? नोटा के थ्रू आप अकाउंटेबल बना सकते हो, तो नोटा का ये बेनिफिट है। बट नोटा का भी लॉस है भाई, नोटा पे आप क्लिक भी कर दोगे तो भी सरकार जो है बन जाएगी सेकंड लार्जेस्ट, जिसके भी वोट्स आए होंगे नोटा के बाद। यस, तो ये चीज, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अभी ये जो टॉपिक हमें देखने को मिल रहा है, ये आंध्र प्रदेश के बाइफर्केशन से रिलेटेड टॉपिक है, आंध्र प्रदेश के विभाजन से रिलेटेड टॉपिक है। तो आपको पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से हटकर एक नई स्टेट बनी थी, एक नया राज्य बना था जिसका नाम था तेलंगाना, राइट। तो बस एक ही फैक्ट इस टॉपिक के अंदर आपको जो है वो ध्यान में रखना है कि अब तेलंगाना, अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो एक सिंगल कैपिटल जो है वो शेयर कर रहे थे जिसका नाम था हैदराबाद, एक सिंगल उनकी राजधानी थी हैदराबाद, है ना। अब तेलंगाना की ही राजधानी होगी हैदराबाद। अब आंध्र प्रदेश जो है वो हैदराबाद अपनी राजधानी नहीं बोलेगा, यानी कि अब इनकी जो कॉमन राजधानी थी, कॉमन कैपिटल थी, अब वो हट गई है अभी रिसेंटली, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा। बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर, इनके बीच में अभी भी काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में, राइट। हिस्टोरिकली यानी कि दोनों की अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, तो ये एक ही टेरिटरी पहले जो है वो हुआ करती थी। और आपको पता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस समय जो है ये वादा किया गया था कि लिंग्विस्टिक आधार पर, यानी कि भाषा के आधार पर जो है वो राज्यों को बनाया जाएगा, घोषित किया जाएगा। तो और इसमें से काफी सारे राज्य तो भाषा के आधार पर जो है वो बन गए थे, बट कुछ ऐसे राज्य थे जो भाषा के आधार पर डिवाइड नहीं हुए थे। उनमें से एक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, मतलब वही आंध्र प्रदेश हम लोग को जो है वो देखने को मिलता था। तो बहुत समय से इनकी डिमांड थी कि तेलंगाना को जो है वो आंध्र प्रदेश से जो है वो अलग कर दो। और पहले जो था, जैसे निजाम के रूल से पहले की अगर हम बात करें, तो उस समय ये जो पूरा क्षेत्र था, तो ये कॉलोनियल पावर के अंदर हम लोग को देखने को मिलता था, ब्रिटिश राज के अंदर हम लोग को देखने को मिलता था, और इस क्षेत्र को रायल सीमा जो है वो कहा जाता था, राइट। फिर बाद में जो है वो 1956 में ये दोनों टेरिटरी एक साथ जो है वो साथ आई, और फिर जब ये साथ आती है तो उनके बीच में भाषा को लेकर जो है वो काफी सारे डिफरेंसेस हम लोग को जो है वो देखने को मिले थे, राइट। बस यही चीज आपको इसके अंदर जो है वो ध्यान में रखनी है, और कुछ इसके अंदर है नहीं इस टॉपिक के अंदर पढ़ने लायक। बस हैदराबाद बस ध्यान में रखना, इस टॉपिक में हैदराबाद से रिलेटेड लिखा नहीं था, बट मैं आपको अलग से बता रहा हूँ कि अब से, क्योंकि यही मेन चीज थी इस टॉपिक के अंदर, कि हैदराबाद जो है वो अब
सिर्फ तेलंगाना की कैपिटल होगी, अब इनकी हैदराबाद शेयर्ड कैपिटल नहीं है, राइट। अब आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि आंध्र प्रदेश की कैपिटल का क्या नाम है, आंध्र प्रदेश की राजधानी का क्या नाम है। दैट्स इट। तो ये बस बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें और कुछ था नहीं समझने लायक। अब जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बात की जा रही है चाइल्ड फूड पॉवर्टी क्राइसिस के बारे में, बाल खाद्य गरीबी संकट के बारे में। नाम से क्या समझ में आ रहा है, चाइल्ड फूड पॉवर्टी। फूड पॉवर्टी का मतलब यहां पर इसका मीनिंग समझो आप। फूड पॉवर्टी का मतलब होता है कि बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। और किन बच्चों की बात हो रही है, 5 साल से कम के उम्र की या 0 to 5 years के बच्चों की बात हो रही है, राइट। तो 5 साल तक के बच्चों को जब प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो उनकी रेस्ट ऑफ द लाइफ काफी खराब हो जाती है, क्योंकि उनकी माइंड का, उनकी बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। यस, तो ये बात आप सभी को पता है, सभी जानते हैं उस बात को आप। तो यूनिसेफ ने रिलीज करी है अपनी एक रिपोर्ट, चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024। तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि चाइल्ड न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई, यूनिसेफ के द्वारा। वीडियो को पॉज करो, कमेंट बॉक्स पर यूनिसेफ का फुल फॉर्म लिखकर बताओ। तो इन्होंने बताया कि बहुत पूरे दुनिया भर में चाइल्ड फूड पॉवर्टी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रही है, यानी कि बच्चों में न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है। चाइल्ड फूड पॉवर्टी की इन्होंने डेफिनेशन जो है वो यहां पर दी हुई है, यानी कि पहले 5 सालों में बच्चों को जब प्रॉपर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, प्रॉपर मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता, तो उस चीज को जो है वो चाइल्ड फूड पॉवर्टी जो है वो कहा जाता है, राइट। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं कुछ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स, जैसे कि पूरे दुनिया भर में 27% बच्चे जो है वो सीवियर चाइल्ड फूड पॉवर्टी फेस कर रहे हैं, सीवियर लेवल पर। यानी कि 27% बच्चों को पूरे दुनिया भर में, यानी कि 5 साल तक के बच्चे जो है 27% पूरे दुनिया भर के, उनको प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। नेक्स्ट, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है वो किसकी है, सरकार की है, राइट। प्रॉपर डाइट जो है वो लोग नहीं ले पा रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी डाइट जो है वो नहीं ले पा रहे हैं। प्रॉब्लम पैसे का भी है, इनकम का भी हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। जब इनकम जो है वो कम रहती है तो पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाता बच्चों को। और धीरे धीरे करके पूरे दुनिया भर में ये प्रॉब्लम जो है वो मतलब प्रोग्रेस करी, बहुत धीरे, बहुत स्लो लेवल पर डेवलपमेंट हो रहा है इस चीज में, बल्कि ज्यादा लेवल पर डेवलपमेंट होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए ये चीज लिखी नहीं है यहाँ पर, ये चीज समझो आप। स्टार्टिंग एज में अगर किसी का मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होता है, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर किसी की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आगे चल के वो व्यक्ति जो है वो सही तरीके से ना कमा पाएगा, ना सही तरीके से कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, और अनहेल्दी रहेगा, यानी कि बीमार पड़ा रहेगा। और बीमार पड़ा रहेगा तो वो एक बर्डन बनेगा, या तो अपनी फैमिली के ऊपर या तो स्टेट के ऊपर, स्टेट मतलब सरकार के ऊपर, राइट। और बहुत स्लोली प्रोग्रेस इस चीज पर जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। डाइट की क्वालिटी जो है वो काफी ज्यादा खराब है, राइट। बहुत बुरी स्थिति हम लोग को पूरे दुनिया भर में, जैसे क्लाइमेट चेंज के चक्कर में, या फिर कहीं पर दंगे हो गए, राइट, या फिर कंटिन्यूअस कहीं पर टेररिज्म की एक्टिविटी जो है वो चल रही है, तो उस दौरान भी फूड सप्लाई वगैरह जो है वो हो नहीं पाता प्रॉपर। तो इस कारण, ये सब भी कारण है जिसके चलते काफी सारे देशों में बच्चे जो है वो बुरी तरह से पीड़ित है, राइट, चाइल्ड फूड पॉवर्टी से। तो आप ये टर्म याद रखना, पता है जब आप मेंस में ये टर्म लिखोगे ना, चाइल्ड फूड पॉवर्टी का, तब आएगा मजा आंसर में, राइट। फिर इसके अलावा अंडर न्यूट्रिशन, कुपोषण की प्रॉब्लम या अल्प पोषण की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हम लोग को देखने को मिलती है। और इसके प्रमुख कारक जो है वो क्या है, प्रमुख ड्राइवर्स क्या है, तो फूड एनवायरमेंट प्रॉपर नहीं है। फूड एनवायरमेंट मतलब फूड सप्लाई, आप ये बोल सकते हो, ये प्रॉपर नहीं है। सही मतलब लोगों तक खाना जो है वो नहीं पहुंच पा रहा, न्यूट्रिशियस फूड नहीं पहुंच पा रहा, राइट, पोषित खाना। नेक्स्ट, प्रॉपर फीडिंग प्रैक्टिस नहीं है। चलो लोगों के पास पैसा भी है, बट आज की डेट में क्या हो गया है, बर्गर, पिज्जा, मैगी, इन सब के ऊपर लोग जो है वो डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, क्लाइमेट क्राइसिस, जलवायु परिवर्तन हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, क्लाइमेट चेंज जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके कारण काफी सारी फसलें जो है वो खराब हो रही हैं। फूड सिक्योरिटी का इशू हम लोग को जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। फिर लोगों के पास पैसा नहीं है तो भी एक बड़ी दिक्कत है कि न्यूट्रिशियस फूड जो है वो कहां से अफोर्ड कर सकें, है ना। तो ये सब चीजें। अब इंडिया के केस की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर कुपोषण की स्थिति बहुत बुरी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। मतलब 5 वर्ष से कम की उम्र के बच्चों में देखने को मिला है कि 35.5 बच्चे जो है वो स्टंट की कैटेगरी में हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। इस टर्म को ध्यान में रखना, ठीक है। 5 वर्ष से कम की उम्र के जो बच्चे हैं, जिसमें से 35.5% बच्चे जो है वो अविकसित, 19.3 बच्चे जो है वो कमजोर, यानी कि 19.3 बच्चे वास्टेड हैं, राइट। 32.1% बच्चे कम वजन वाले, अंडर वेटेड हम लोग को देखने को मिल रहा है, और 3% ओवर वेटेड देखने को मिल रहा है। अब देखो मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता हूं, उस पर फोकस करो कि ये टर्म्स जो है उसका मतलब क्या है। देखो यहां पर ध्यान दो, गूगल से मैंने ये फोटो निकाली है यहां पर आपके लिए,
ये फोटो दिखाई दे रही है आप सभी को, थोड़ी सी ब्लर हो गई होगी बट आपको समझ में आ जाएगा। ये नॉर्मल बच्चा है, ठीक है, ये 5 साल का ये नॉर्मल बच्चा है। अब इस बच्चे को देखो आप, इस बच्चा की हाइट सही है बट ये बच्चा थोड़ा सा सिकुड़ा है, राइट, कमजोर है, इसका बॉडी वेट जो है वो काफी कम है। इसको बोलते हैं वास्टिंग, की हाइट बराबर है बट हड्डी है, राइट। नेक्स्ट स्टंटिंग, स्टंटिंग का मतलब होता है बौना, कम हाइट का, यानी कि एज सेम है बट हाइट जो है वो कम है। नेक्स्ट अंडरवेट, अंडरवेट में देखो हाइट भी जो है वो हम लोग को कम देखने को मिल रही है और वेट भी हम लोग को कम देखने को मिल रहा है। ओवरवेट तो आप सभी लोग समझते हैं हाइट सही है बट मोटू सा है। और डबल बर्डन का मतलब स्टंटिंग प्लस ओवरवेट, कि बौना भी है, हाइट भी कम है और ओवरवेट भी है, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये टर्म्स आपको थोड़े से ध्यान में रखने, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को भी और हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को भी ये टर्म्स पता होने चाहिए। यस। अच्छा, एक चीज और मैं यहीं पर ही कंटिन्यू जो है वो करना चाहूंगा। मुझे अभी कल हमें देखने को मिला कि मुझे एक स्टूडेंट ने जो है वो लिखा था मैसेज की सर आप प्रॉपर हिंदी में जो है वो बताओ। देखो यार, सिविल सर्विसेज की तैयारी प्रॉपर ना इंग्लिश मीडियम की होती है, प्रॉपर ना हिंदी मीडियम की होती है। सिविल सर्विसेज की तैयारी होती है अंडरस्टैंडिंग की। ये बच्चे समझते ही नहीं है, बच्चे अपने आप को लिमिटेड कर देते हैं सोर्सेज के ऊपर। भैया आपका समय हो चुका है कॉलेज तक या स्कूल तक लैंग्वेज वाला, अब आपको फोकस करना है अपनी समझदारी के ऊपर। एक टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट उसको इंग्लिश में अच्छे से लिख सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट उसको हिंदी में अच्छे से लिख सकते हैं। तो आप अपनी समझदारी पर फोकस करो। मैं यहां पर पूरी कोशिश करता हूं कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। इसके अलावा आपका एक कंपलसरी इंग्लिश पेपर भी है सिविल सर्विसेज के अंदर, और एक कंपलसरी लैंग्वेज यानी कि शेड्यूल लैंग्वेजेस के अंदर एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। और आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप हिंदी लैंग्वेज ही चूज करोगे। तो हर एक बच्चा जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है उसको एक इंग्लिश पेपर भी देना है और एक हिंदी पेपर भी देना है कंपलसरी। तो भैया, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में होनी चाहिए। इसलिए मैं आपको टॉपिक में इंग्लिश वाले वर्ड्स भी बताता हूँ और हिंदी में भी उसको जो है वो समझाता हूँ, जिससे कि आपको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी के वर्ड्स की भी जानकारी हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश के वर्ड्स की भी जानकारी हो। तो अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करो इंग्लिश और हिंदी मीडियम के ऊपर, अपने आप पर फोकस करो कि मुझे टॉपिक को समझना है, बस अपनी समझदारी पर फोकस करो। अगर ये चीज नहीं करोगे ना तो फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा, सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, आपको सीखना ही नहीं है। भाई आप जब कलेक्टर बनोगे तो मुझे खुद बताओ कि आपके यहां पर, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, आपके यहां पर कोई फॉरेनर आया तो क्या आप बात भी नहीं कर पाओगे? फिर तो उससे बोलोगे कि नहीं भगो यार, हमें तो अंग्रेजी आती है, निकलो यहां से। नहीं, इसीलिए सिविल सर्विसेज ने इंग्लिश कंपलसरी रखा है कि आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। और अगर आप इंग्लिश मीडियम की और अगर आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही तो भी आपके लिए दिक्कत है। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे तो क्या किसानों से अंग्रेजी में बात करोगे? वो बाहर निकल के गाली अलग बकेगा, बोलेगा देखो किस तरीके का अधिकारी है कि हम पर ध्यान ही नहीं दे रहा या ध्यान ही नहीं दे रही। तो कभी भी लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत करिए, ये सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं आप, राइट। और फिर बाद में बोलते हैं कि अरे यार हमारी तैयारी अच्छे से नहीं हो रही, क्योंकि आप समझदारी पर फोकस नहीं कर रहे हो। आप टॉपिक को समझो अच्छे से, टॉपिक नहीं समझ में आ रहा, जो चीज मुझे बताओ वो मैं आपको समझाऊंगा फिर से, आपको समझने पर फोकस करना है सिर्फ। तो हमने जो है वो क्या देखा, देखो ये सब आंकड़े, तो ये सब आंकड़े आपको ध्यान में रखने और ये टर्म्स आपको ध्यान में रखना है। स्टंटिंग, वास्टेड, ये एग्जामिनेशन में आ सकता है। फिर एनीमिया, खून की परेशानी, एनीमिया की प्रॉब्लम हम लोग को जो है वो प्रेग्नेंट महिलाओं में देखने को मिल रही है जिनकी उम्र 15 से 49 ईयर्स की है। 52.2% हमारी कंट्री के अंदर, सोचिए आप। बच्चे जो हैं जिनमें एनीमिया की प्रॉब्लम है 67.1%। स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड रिपोर्ट जो हम लोग को देखने को मिली, तो ये रिपोर्ट के अंदर जो है बताया गया डाइट अफोर्डेबिलिटी, 74% पॉपुलेशन अफोर्ड नहीं कर पा रही है हेल्दी डाइट। सोचो आप, इंडिया के अंदर 74% पॉपुलेशन, 39% पॉपुलेशन को प्रॉपर पर्याप्त पोषण जो है वो नहीं मिल पा रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा स्कोर 28.7 है, सीरियस लेवल पे है। चाइल्ड वास्टिंग रेट 18.7% हम लोग को देखने को मिल रही है, सबसे ज्यादा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ वास्टिंग का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपको फोटो दिखाई दी ना कि स्टंटिंग क्या होती है, वास्टिंग क्या होती है। अब बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर वास्टिंग का मतलब क्या है। देखता हूं मैं कि कितने ध्यान से आप चीजों को देख रहे हो, कितने फोकस के साथ आप चीजों को देख रहे हो। अगर सिर्फ हवाबाजी में एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ वीडियो देख रहे हो ना तो कभी सिलेक्शन नहीं होगा। फोकस के साथ देखो कि हर एक चीज मैं जो भी पढ़ूं वो मुझे याद रहनी चाहिए, इस ऑब्जेक्टिव के साथ देखो, तभी सिलेक्शन होगा। और ये सीरियस स्टूडेंट्स की क्वालिटीज होती हैं। नेक्स्ट, और ये सब चीजें सिखाएंगे, बने रहो बस, आप रेगुलर रहो।
और लाइक का बटन जरूर हिट किया करो। आप चैनल पर लाइक जो है वो हिट नहीं कर रहे हो, व्यूज आ रहे हैं बट लाइक जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। भाई लाइक का बटन हिट करोगे तो हमें प्रमोशन मिलेगा यूट्यूब के एल्गोरिदम के थ्रू, राइट। और रेगुलरिटी हम जो है मेंटेन करेंगे, आपके लिए काम कर रहे हैं ना आपके लिए। चलो अब आगे की जो है वो चर्चा करें। तो कुछ परिणाम हम लोग को जो देखने को मिल रहे हैं इंडिया के अंदर, ये CFP के परिणाम। CFP मतलब चाइल्ड फूड पॉवर्टी के परिणाम। तो पहला परिणाम हेल्थ, लोगों की हेल्थ जो है वो खराब हो रही है। जो मैंने आपको बताया, अगर अच्छा प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होगा तो हेल्थ खराब रहेगी। आप कर रहे हो तैयारी, इवन आपके लिए भी मैं बोलूं, आप तैयारी कर रहे हो, हेल्दी डाइट लो। हेल्दी डाइट लोगे ना तभी मन लगेगा, क्योंकि अगर हेल्थ सही रहेगी, पेट सही रहेगा, बॉडी सही रहेगी, तब सही फोकस के साथ तैयारी कर पाओगे। तो उल्टा सीधा बाहर का खाना बंद करो 1 से 1.5 साल प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि तबीयत खराब होगी, नुकसान आप ही का होगा। और दूसरा जो बच्चा है, जो जो मैं बता रहा हूं उस अकॉर्डिंग तैयारी करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा, आपका नहीं होगा अगर आप नहीं कर रहे हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कॉम्पिटिशन आपका अपने आप से, आपको अपने डिसिप्लिन में रहना है। एजुकेशन, ड्रॉप आउट्स होते हैं। क्यों ड्रॉप आउट्स होते हैं? बच्चे को दिमाग ही नहीं लग रहा पढ़ाई में। एक चीज आपने शायद सुनी है कि जो हम खाते हैं वैसा हमारा दिमाग बनता है, सुनी है कि नहीं सुनी? तो हेल्दी खाओ, राइट। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट। मैंने आपको जीडीपी, देश की जीडीपी के साथ रिलेट करके बताया। बचपन से अगर किसी का न्यूट्रिशन सही नहीं होगा तो उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब रहेगी, शारीरिक और मानसिक जो उसका डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी, तो वो काम नहीं कर पाएगा। और काम नहीं कर पाएगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा और अपने खुद के लिए भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। फिर इंटरजनरेशनल इंपैक्ट। माँ है, माँ की अगर बॉडी कुपोषित है तो उसका असर बच्चे पर भी पड़ेगा, तो ये जनरेशन पर इफेक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। कई बार ऐसा भी होता है, बौने, अभी जैसे मैंने आपको बोला कि बौना है, ये स्टंट हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है। या मोटा है, ओबिसिटी वाला है, जब लोग इसको बोलते हैं ना इस तरीके का, या डबल बर्डन से है, ये देखो गिटला है, तो ये सब चीजें जो बोली जाती है ना, तो ये इसका प्रभाव पड़ता है। जब लोग सुनते हैं इस प्रकार की चीज अपने ऊपर, अरे यार मैं तो ऐसा हूं, तो वो डिप्रेशन में जाते हैं। इसका सोशल कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलता है, भेदभाव हम लोग को देखने को मिलता है सोसाइटी के अंदर इस तरीके का। इम्पैक्ट हम लोग को नेशनल डेवलपमेंट पर देखने को मिलता है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल, और मैंने जीडीपी आपको बता ही दिया एक, है ना। तो प्रॉब्लम जो है वो क्या क्या हम लोग को इंडिया के अंदर देखने को मिल रही है। देखो पहली चीज तो हम, हमारा पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है यार, पैसा है, प्रॉपर गवर्नेंस नहीं है, सिस्टम प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं दे रहा है। सिस्टम को ध्यान देने की आवश्यकता है। सैनिटेशन, पुअर सैनिटेशन है भाई। स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू हम सैनिटेशन पर, स्वच्छता के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं, इस पर हम काम कर रहे हैं। ये चैलेंज नहीं है, ये बेसिकली ये चैलेंज को अब हम ओवरकम कर रहे हैं। ये चैलेंज एक समय पर था, आज की डेट में नहीं है। आज की डेट में चैलेंज जो है वो माइंडसेट है, बिहेवियर है। लोग जो फास्ट फूड के चक्कर में जो है वो हेल्दी डाइट को छोड़ चुके हैं, त्याग चुके हैं। जैसे मैं अपने खुद का एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी बीच में बाहर का खाना जो है वो कंटिन्यू जो है वो शुरू कर दिया था, घर का खाना अच्छा नहीं लग रहा था। तो वही है कि हम अपना बिहेवियर, हमें चेंज करने की जो है वो आवश्यकता है। डिलेड इनकंसिस्टेंट डिलीवरी, कई बार जो है वो देखो आंगनबाड़ी तक में हमें देखने को मिल रहा है कि प्रॉपर समय पर जो है वो सामान नहीं पहुंच रहा। प्रॉपर सरकार जो डिलीवर कर रही है प्रोडक्ट, ये सुनिश्चित नहीं कर रही कि वो प्रोडक्ट वहां पर, यानी कि वो न्यूट्रिशियस फूड जो है वहां पर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। ये चीज है। और सरकार ने इससे रिलेटेड काफी सारे मिशन पर जो है वो काम किया, जैसे कि मिशन पोषण 2.0 हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। जो प्रेग्नेंट महिला जो हम लोग को देखने को मिल रही है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है, जो कि खाना प्रोवाइड कराती है, प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराती है, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कराती है, 6 साल से कम की उम्र के, और महिलाओं को प्रोवाइड कराती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हम लोग को देखने को मिलती है, जो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कराती है प्रेग्नेंट महिलाओं को, उनको कुछ पैसे जो है प्रोवाइड कराती है, राइट। मिड डे मील स्कीम, जिसका भी नया नाम है पीएम पोषण स्कीम, राइट। तो इसके बारे में तो आप सभी लोग जो है वो जानती होगी। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ, मिड डे मील स्कीम जो है वो कब से शुरू हुई थी। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अगर एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ी होगी ना तो इसका आंसर आपको पता होगा। कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ कि मिड डे मील स्कीम कब से शुरू हुई है, और पहला राज्य कौन सा था जहां पर मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू हुई। देखते हैं किसको पता है इसका आंसर। भैया जनरल स्टडीज, एनसीईआरटी, एडवांस बुक पर फोकस नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत में पड़ोगे। इसीलिए हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन करो, और बहुत ही अफोर्डेबल फीस में हमारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं, और बहुत बेस्ट प्रिपरेशन हम आपकी करवाते हैं। नेक्स्ट, एडल्सेंट गर्ल्स के लिए स्कीम हम लोग को देखने को मिल रही है। एडल्सेंट यानी कि किशोरियां।
तो इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि उनकी न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इंप्रूव करना, राइट, उनके स्वास्थ्य को, उनके पोषण को जो है वो उसमें सुधार करना, राइट। फिर मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ प्रोग्राम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। माँ का पूर्ण स्नेह प्रोग्राम है ये, माँ प्रोग्राम, मदर एब्सोल्यूट अफेक्शन इसका फुल फॉर्म है, राइट। तो ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करता है कि माँ जो है वो अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करें, राइट। तो ये चीज यानी कि खुद जो है वो दूध पिलाएं माँ अपने बच्चों को, राइट, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो है वो होता है और उससे चाइल्ड की हेल्थ जो है वो इंप्रूव होगी। फिर पोषण वाटिकास हम लोग को देखने को मिलती है कि भाई लोकली जो है वो न्यूट्रिशियस फूड जो है वो प्लांट करो, राइट। जैसे आज की डेट में किचन गार्डन वगैरह लोग बना रहे हैं, अपने खुद के घर पे ही जो है वो सब्जियां फल जो है वो उगा रहे हैं। तो ऐसी प्रैक्टिस को जो है वो प्रमोट करने के लिए पोषण वाटिकास हम लोग को देखने को मिला। तो ये चीजें हैं। फिर इस रिपोर्ट के थ्रू कुछ रिकमेंडेशन आए, वही रिकमेंडेशन आए कि भाई हमें पहले तो प्रॉपर डेटा होना चाहिए, राइट। फोकस करो, सुधार लेके आओ कि लोगों को सस्ते में खाना मिल सके, लोगों तक खाने की पहुंच हो सके, राइट। नेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है कि चाइल्ड फीडिंग काउंसलिंग जो है वो दी जाएगी, बच्चों को ये चीजें खिलाओ, बच्चों की मेंटल और फिजिकल ग्रोथ के लिए, मानसिक और शारीरिक ग्रोथ के लिए, राइट। फूड हेल्थ सोशल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है वो बच्चों के लिए ट्रांसफॉर्म करो, उसमें सुधार जो है वो लेकर आओ। भोजन स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों का रूपांतरण करो, सुधार लेकर आओ उसमें, राइट। और भी कुछ चीजें जैसे फूड फोर्टिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आज की डेट में। क्या किसी को पता है फूड फोर्टिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि चावल है, चावल क्या है, सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट, बट चावल में विटामिन सी को मिला दिया गया कि जिससे कि लोग चावल खाए तो विटामिन सी का भी इंटेक उनके पास हो सके। तो फूड फोर्टिफिकेशन यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है खाने का, उसमें अलग से एक्स्ट्रा जो है वो न्यूट्रिशन मिला दिया जाता है, उसको बोलते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। फिर नेक्स्ट हम लोग को जो है वो सोशल एंड बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन प्लान देखने को मिला, क्योंकि लोगों का बिहेवियर चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, हैबिट्स चेंज करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है कि भाई स्पेशली गांव क्षेत्रों में जो है वो हमें क्या करना है, स्वास्थ्य सेवा अवसंरचनाएं जो है वो तैयार करनी है, मॉनिटर करना, ट्रैक करना जरूरी है, निगरानी रखना बहुत जरूरी है, राइट। लोकल फूड्स पर जो है वो काम करो, स्पेशली न्यूट्रिशियस फूड को जो है प्रमोट करो, राइट। जो हम लोग को देखने को मिलता है कि स्थानीय तौर पर जो अवेलेबल हम लोग को जो है वो ऐसे पोषित फूड देखने को मिल रहा है, पोषित खाना देखने को मिल रहा है, तो उसको प्रमोट किया जाए, राइट, लोकल फूड्स को। कम्युनिटी को सशक्त बनाया जाए, सामुदायिक सशक्तिकरण। फिर कम्युनिकेशन, बातचीत करना जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो जरूरी है, राइट। रेडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू, अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, राइट, लोगों को मोटिवेट करो, अवेयर करो। तो ये सब चीजें, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है, राइट। बात करेंगे बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये टर्म हिंदी में भी यही है, बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अलायंस मतलब एक ग्रुप, राइट। किन किन का? साउथ साउथ कोरिया, इंडिया, ये याद रखना, ये प्रीलिम्स में आ सकता है। साउथ कोरिया, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और यूरोपियन यूनियन, इन पांचों ने मिलकर बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस जो है वो बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ? मेन फोकस इनका ये है, जैसे कि कोविड के समय पर वैक्सीन की कमी हो गई थी, मेडिसिन की कमी हो गई थी, तो इस प्रकार की फ्यूचर में कोई भी कमी ना हो, इस पर मिलकर ये पांच जो कंट्री नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन आ चुका है इसके अंदर, तो अब मैं ये बोलूंगा कि ये पांच स्टेट जो है वो काम कर रहे हैं, राइट। इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन। मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताओ यूरोपियन यूनियन के कितने स्टेट्स हैं। वीडियो को पॉज करो, बताओ कि टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो अब इनका काम क्या है, आपको समझ में आ गया कि ये ग्रुप जो है वो क्यों बना, कि कहीं पर भी पूरे दुनिया भर में कोई भी परिस्थिति आती है तो दवाइयों की कमी नहीं होनी चाहिए और ना वैक्सीन की कमी होनी चाहिए। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव है, इस पर ये मिलकर रिसर्च करेंगे, राइट। अभी रिसेंटली मीटिंग इनकी हुई थी सैन डियागो में, बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 के दौरान, जहां पर इनने फोकस किया था कि हमें सप्लाई चेन पर काम करना है, क्योंकि सप्लाई चेन डैमेज हो गया तो लोगों तक मेडिसिन वैक्सीन जो है वो नहीं पहुंच पाएंगी, राइट। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखिएगा, ये कंट्रीज का नाम ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, कोविड 19 के दौरान जैसे कि आपको पता है वैक्सीन की शॉर्टेज आ गई, चिकित्सा में प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिल रही थी, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल पूरे भरे हुए थे, राइट, ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, मेडिकल में ऑक्सीजन की कमी जो है वो हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई थी, पीपीई किट्स की जो है वो कमी हो गई थी। तो कोविड के समय पर इतनी सब चीजों की जब कमी हो गई थी, तो हम नहीं चाह रहे कि दोबारा से अगर कुछ ऐसा होता है तो ये सब कमियां जो है वो फिर से उभर कर सामने आए। और आज की डेट में फोकस किया गया कि भाई सभी लोगों को जो है वो मेडिसिन का एक्सेस मिलना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए कि जिसको मेडिसिन का एक्सेस ना मिले, सभी को मेडिसिन मिलनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। दूसरा, सस्ती, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ रिच है, सिर्फ
अमीर है तो उसी को ही जो है वो फायदा मिलेगा, गरीब को फायदा नहीं मिलेगा। भैया अफोर्डेबल, कि ऐसा कि गरीब भी जो है वो उसको अफोर्ड कर सके। तो इस पर जो है ये अलायंस मिलकर जो है वो काम कर रहा है। अब इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बारे में बात करें या इंडस्ट्री के बारे में बात करें, तो हम जो है वो पूरे दुनिया भर में फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जो है वो जाने जाते हैं। राइट, किस पर्पस के लिए? विश्व का फार्मेसी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से हम जानते हैं, हमें ये टाइटल मिला है। क्यों? क्योंकि हम जेनरिक मेडिसिन पर काम करते हैं और पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन को वो करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और बनाते हैं। जेनरिक मेडिसिन क्या होती है गाइस? जेनरिक मेडिसिन का मतलब एक होती है ब्रांडेड मेडिसिन, एक होती है जेनरिक मेडिसिन। अब आपने कभी भी कोई दवाई उठाई होगी तो उस दवाई के पत्ते पर पूरी चीज लिखी रहती है। क्या लिखा रहता है दवाई के पत्ते पर? कि इसमें क्या क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं। यस। अब ब्रांडेड मेडिसिन कौन सी होती है? कि एक कंपनी है, जिस कंपनी ने जो है वो पूरी रिसर्च करी 20 सालों तक, 25 सालों तक, 50 सालों तक, 40 सालों तक, चलो 5 साल तक भी मान लिया। तो उस रिसर्च के दौरान उसने जो भी खर्चा किया होगा साइंटिस्ट पर, और फिर उसने फिर जो भी उसका वेस्ट हुआ होगा वो भी तो उसका खर्चा ही है। तो इतने सालों तक जो उसने खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद जब उसको फॉर्मूला मिल गया मेडिसिन का, तो उसको 20 सालों का पेटेंट देती है इंडियन सरकार। इंडियन गवर्नमेंट 20 सालों के लिए उसको सिक्योरिटी देती है कि 20 सालों तक आपकी मेडिसिन को कोई कॉपी नहीं कर सकेगा। 20 सालों के लिए, 20 सालों के अंदर अंदर आप अपना जितना भी खर्चा जितने भी सालों में आपने किया वो निकाल लो। ठीक है। अब 20 साल के बाद क्या होगा? 20 साल के बाद कोई दूसरी कंपनी उसको कॉपी कर लेगी, उसके केमिकल कंपोनेंट को, और अपना मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो निकाल देगी। इस चीज को बोलते हैं जेनरिक। अच्छा, कभी भी डॉक्टर के पास जाओ ना, अगर डॉक्टर आपको महंगी दवाई लिख रहा है तो उसको एक बार बोलना कि सर मुझे कोई जेनरिक दवाई लिख दो। ये खुद मैंने किया है, जब मैं दिल्ली में जो है वो रहता था तब मैंने खुद ये चीज जो है वो करी है। तो डॉक्टर लिख देंगे, राइट। अब क्या जेनरिक दवाई जो है वो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती क्या? नहीं है, ऐसा नहीं है। एक ब्रांडेड दवाई है 50 रुपए की, अगर आपका सर दुख रहा है तो उस 50 रुपए की आप दवाई खाओगे ब्रांडेड, तो आपका सर दुखना खत्म, बंद हो जाएगा। एक 50 पैसे की है, 50 पैसे की एक जेनरिक दवाई है, वो अगर खाओगे तो भी आपका सर दुखना कम हो जाएगा। जो साइड इफेक्ट 50 रुपए की दवाई में है, वो साइड इफेक्ट आपको सेम 50 पैसे की दवाई में भी मिलेंगे। तो मतलब दवाई की कीमत में बस डिफरेंस हो जाता है, बाकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। ये चीज ध्यान में रखना। और इंडिया जो है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी बन गई थी उस समय, जिस समय हमने HIV एड्स की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज को जो है वो प्रोवाइड कराई थी। और इंडिया की जेनरिक इंडस्ट्री जो है वो एक मेजर सप्लायर है पूरे दुनिया भर में एड्स की दवाइयों के मामले में। और हम किस तरीके से काम करते हैं, हमारी कूटनीति जो है वो वैक्सीन को लेकर जो है वो क्या है, तो वैक्सीन कूटनीति इंडिया की है, ये फैक्ट ध्यान में रखना। तो हम पूरे दुनिया भर में हमने जो है वो कोविड-19 के समय पर वैक्सीन जो है वो प्रोवाइड कराई थी। हमने ये बोला था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कि भैया जो दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, इस समय पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वेव कर दो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का मतलब, ये जीएस पेपर 3 का टॉपिक है, आईपीआर। आप देखोगे अपने मेंस के अंदर तो आपको आईपीआर बाकायदा दिखाई देगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो आपको सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए, सिलेबस याद होगा तभी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करोगे। आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि अगर कोई कंपनी ने किसी फॉर्मूला को बना लिया, जैसे पेटेंट में नहीं आपको बताया था ना थोड़ी देर पहले, जैसे ब्रांडेड दवाई का पेटेंट, कि इंडियन गवर्नमेंट 20 सालों के लिए पेटेंट जो है प्रोवाइड कराती है कि जिससे कि वो अपना कॉस्ट जो है वो निकाल ले। अब आप सोचो कि एक स्थिति जो है वो ऐसी बन रही है, इमरजेंसी सिचुएशन बन गई है कोविड-19 जैसी, और उस समय एक कंपनी ने उस कोविड का जो है या फिर कोई भी बीमारी का जो है वो इलाज जो है वो ढूंढ लिया, निकाल लिया, और उसने अपना आईपीआर कर लिया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो वो अपनी मन मांगी कीमत पे जो है वो क्या कर सकता है, वैक्सीन बेच सकता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वो अपना फॉर्मूला किसी को नहीं देगा यूज करने, और किसी को नहीं देगा यूज करने तो दूसरी कंट्रीज जो है या दूसरी कंपनी जो है वो मेडिसिन बना नहीं पाएंगी। तो उससे क्या हो रहा है, प्रोडक्शन, जो उत्पादन है उस दवाई का या उस वैक्सीन का, वो लिमिटेड है, सिर्फ उस कंपनी के पास है। तो जब कोविड-19 की स्थिति थी तो हमने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को बोला था कि कोविड-19 की वैक्सीन के लिए जो है वो आप आईपीआर को रिलैक्स करो, जिससे कि सभी कंपनीज मिलकर जो है वैक्सीन बना सके और प्रोडक्शन मास लेवल पर कर सके, जिससे कि पूरे दुनिया भर में वैक्सीन जो है वो पहुंचाई जा सके, और कोई भी वैक्सीन ना होने के मतलब अभाव में रहे। राइट, तो ये चीज हम लोग को, वैक्सीन के अभाव में कोई भी रहे, तो ये हम नहीं चाहते थे। तो इसलिए हमने बोला कि भाई पूरे दुनिया भर में वैक्सीन करनी है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में आई ये वाली? नेक्स्ट, हम मेजर सप्लायर हैं, स्पेशली किसके, किसके, वैक्सीन के। हमने
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के थ्रू हमने देखने को मिला कि हमने बहुत तेजी से जो है वो सप्लाई करना जो है वो शुरू किया वैक्सीन का। फिर हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर काम करते हैं कि हमारी नेबरिंग कंट्री जो है उन तक फटाफट जो है वो वैक्सीन दवाई जो है पहुंचाएं, राइट, और पूरे दुनिया भर में हेल्प करें हम लोग। तो इन सब चीजों के लिए हम जाने जाते हैं, हमारी ये वैक्सीन कूटनीति है। नेक्स्ट आगे की बात करें, वैक्सीन कूटनीति के क्या महत्व हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो इससे हमारा पार्टनरशिप यानी कि स्ट्रॉन्ग रिलेशन एक अच्छा जो है वो बनता है, पैसे हम बनाते हैं, राइट, डिप्लोमेटिक रिलेशन आपस में कंट्री के बीच में जो है वो काफी अच्छे होते हैं, राइट, राजनयिक संबंध हम लोग को देखने को मिलते हैं। फिर हम वैक्सीन नेशनलिज्म को काउंटर जो है वो करते हैं, यानी कि कोई भी कंट्री ये मत बोले कि भाई ये वैक्सीन सिर्फ मेरी है और वो स्टोर ना करे वैक्सीन को अपने पास ज्यादा मात्रा में। होर्डिंग जिसको हम लोग जो है बोलते हैं, जैसे होता नहीं है कि लोग ने जो वो एक समय पर आकर अपने पास स्टॉक मेंटेन कर लिया और पूरे दुनिया भर से सप्लाई को जो है वो कम कर दिया, अपने पास जो है वो रख लिया जमा करके, फिर जब जरूरत पड़ी तो उसको महंगे रेट में बेचना जो है वो शुरू कर दिया। तो इसके खिलाफ है हम। नेक्स्ट, पूरे दुनिया भर में हेल्थ डिप्लोमेसी के लिए जो है वो हम जाने जाते हैं, क्योंकि हमें शांति चाहिए, इक्विटी चाहिए कि भाई सभी को बराबर हक जो है वो होना मिलना चाहिए, राइट, कोई गरीब है तो वो पीछे नहीं होना चाहिए, राइट, और पूरे दुनिया भर की हेल्थ सिक्योरिटी पर जो है हम काम करते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा पर काम करते हैं। बट कुछ प्रॉब्लम्स अभी रिसेंट पास्ट में इंडिया के साथ हो गई, तो ये भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके की प्रॉब्लम। तो जैसे कि 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये कह दिया कि गाम्बिया कंट्री जो हमें अफ्रीका के अंदर देखने को मिलती है, वहां पर 60 बच्चों की जो है वो मृत्यु हुई है, क्योंकि 60 बच्चों ने इंडिया में बनाई गई कफ सिरप की दवाई जो है वो पी थी और उसके कारण उनसे उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि हमारी जेनरिक दवाइयों की क्वालिटी जो है वो काफी खराब है। इवन ये भी कह दिया 2019 में कि हमने बहुत खराब क्वालिटी की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स यानी कि एड्स की दवाइयां बहुत खराब क्वालिटी की जो है वो प्रोवाइड कराई अफ्रीकन कंट्रीज को। इसमें काफी सारे लोगों को बहुत बुरा नुकसान जो है वो झेलना पड़ा, क्योंकि एक तो खराब दवाई खा लेंगे तो और रिएक्शन हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगा तो हॉस्पिटल का खर्चा जो है वो डबल हो जाएगा। तो ये सब चीजें, फिर लीगल प्रॉब्लम्स भी हम लोग को जो है वो देखने को मिली। 2021 में एक कंपनी जो है वो बंद कर दी गई आगरा सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि इसने परचेज कर लिए थे एक्सपायर्ड ड्रग्स लो कॉस्ट में, फिर उसको रीसेल करना शुरू किया था नए पैक्स। सोचो आप, ये कंपनी एक्सपायर्ड ड्रग्स खरीद रही है और फिर उसको रीसेल कर रही है बहुत कम कीमत पे। सोचिए आप, ये इस प्रकार की तो स्थिति हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि इंडिया के अंदर कौन से कानून है जो दवाइयों को जो है वो रेगुलेट करते हैं। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945। तो ये जो है वो सेंट्रल और स्टेट रेगुलेटर हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि इनका काम होता है कि सेंट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर दवाइयों को जो है वो देखना, मॉनिटर करना। उसके लिए कुछ एजेंसी बनाई गई है, जैसे कि ड्रग ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, राइट, भारतीय औषधि महानियंत्रक, जिसको हम लोग डीसीजीआई के नाम से जो है वो जानते हैं। इसका काम ये होता है कि ये ऑफिसर का ये क्या करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी दवाइयां उनको अप्रूवल देने का जो है वो काम करते हैं, लाइसेंस अप्रूव करने का जो है वो काम करते हैं, राइट, दवाइयों के। और फिर स्टैंडर्ड जो है वो सेट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, कि भाई जो दवाइयों का प्रोडक्शन होगा उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। सेल्स पर फोकस करते हैं, कितने प्राइस के लिए तो हमारी दूसरी है, प्राइस के लिए हम लोग को जो है एनपीपी है देखने को मिलती है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी देखने को मिलती है। ये डिसाइड करती है कि दवाइयों को कितना प्राइस होना चाहिए। और हमारी सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो ये जो है वो इंश्योर करती है कि भाई सेफ्टी की दवाई जो है प्रॉपर होनी चाहिए। इवन जो मेडिकल डिवाइसेस वगैरह जो होती हैं वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, सेफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेडिकल डिवाइसेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अब देखो डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या करेगा, आपका बीपी चेक करने के लिए वो बीपी का वो लगाएगा, किट लगाएगा, राइट। तो बीपी का किट में अगर कोई प्रॉब्लम है चेक करने की और वो गलत नंबर दिखाएगा तो डॉक्टर, क्योंकि देखो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर उस डिवाइस के थ्रू जो है आपका बीपी जब चेक करेगा तो उस डिवाइस की रीडिंग के आधार पर आपको दवाई देगा या ट्रीटमेंट करेगा। बट अगर उस डिवाइस पे डिफॉल्ट रहा और डॉक्टर ने फिर आपको गलत ट्रीटमेंट दे दिया उस डिवाइस के कारण, तो जान जा सकती है पेशेंट की। तो ऐसा ना हो इसलिए सीडीएससीओ इन सब की क्वालिटी पर काम करता है। तो आपको समझ में आ गया कि ये डीसीजीआई क्या काम करता है, सिंपली लाइसेंसिंग का और रेगुलेशन का। और सीडीएससीओ जो है वो क्या काम करता है, क्वालिटी पर काम करता है, चेक करता है, स्टैंडर्ड्स पर काम करता है, चेक करता रहता है। फिर एनपीपीए प्राइस पर काम करता है। तो ये तीन हमारी अथॉरिटीज हैं, एजेंसीज हैं जो इस प्रकार से काम करती हैं। बट इंडिया के अंदर काफी सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को होती है ड्रग रिकॉल की। अब सवाल ये उठता है ड्रग रिकॉल क्या है। तो ड्रग रिकॉल का मतलब बहुत सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो दवाइयां जो है वो खराब क्वालिटी की वापस ले लेना।
और सिर्फ अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड कराना। हमारी सबसे बड़ी आज की डेट में जो है वो प्रॉब्लम है वो ये है, एक तो सरकार इस पर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है। सरकार जो है वो सिर्फ किस चीज पर फोकस करेगी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ हो, बट क्वालिटी पर काम नहीं कर रही। सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर नहीं है, स्टेट का खुद का रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि राज्य जो है वो अपने लेवल पर काम कर रही है, सेंट्रल लेवल पर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो है वो कोई अथॉरिटी नहीं है रेगुलेशन की, राइट। इस प्रकार से स्ट्रिक्ट अथॉरिटी और एक्सपर्टिज्म की जो है वो काफी कमी है, और सिर्फ हम प्रोडक्शन पर वो फोकस जो है वो कर रहे हैं, क्वालिटी पर फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये सब इश्यूज है जिस पर आपको जो है वो फोकस करना है। अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बेहतरीन टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर काफी सारे लोग जो है वो लोन ले लेते हैं, और लोन लेने के बाद जो है वो कंट्री छोड़कर जो है भाग जाते हैं। तो इनको रोकने के लिए जो है वो 2018 से बताया जा रहा है कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है उन्होंने लुक आउट सर्कुलर जो है वो जारी किया है। क्या जारी किया है? लुक आउट सर्कुलर। हिंदी में भी इसको लुक आउट सर्कुलर ही बोलते हैं, ये एक टर्म है। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि ये लुक आउट सर्कुलर जो है वो है क्या। देखो, लुक आउट सर्कुलर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा लीगल नोटिस जो है वो जारी करना जिसके थ्रू कोई व्यक्ति इंडिया को छोड़कर बाहर ना जा सके, राइट, उसको रोकने के लिए। और ये किसके पास जाता है? ये ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के पास जाता है, यानी कि हमारी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के पास जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो है वो आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है। तो इसका काम ये होता है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का कि चेक करना कि भाई लोगों के पासपोर्ट, लोगों के वीजा, राइट। और इनके पास जब पूरी डिटेल्स लिस्ट आ जाती है कि भाई इस व्यक्ति को जो है वो अलाउ मत करो बाहर जाने के लिए, तो उसको वहीं पर रोक लिया जाता है और तुरंत अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके उसको अरेस्ट करवा लिया जाता है। कुछ लोग होते हैं ना कि वो जैसे ही बड़ा घोटाला किया देश छोड़कर भाग गए, नीरव मोदी, विजय माल्या, राइट। तो आपको पता है इन सब लोगों के बारे में, राइट। तो इस पर जो है वो अभी तक हमें देखने को मिला कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने 1071 एलओसीज, लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी किए हैं, रोकने के लिए ऐसे लोगों को कि जिन्होंने जानबूझकर जो है बैंक के साथ डिफॉल्ट किया है, लोन लेकर फरार हो रहे हैं, और राइट, और लोन जो है वो रीपे नहीं कर रहे। तो यहां तक बातें आपने समझ में आई। अब बात ध्यान सुनो, कौन सी एजेंसीज हैं जो लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती है। जैसे हमारी सीबीआई हुई, हमारी ईडी हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हुई, हमारी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस हुई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हुआ, पुलिस फोर्स हुई, राइट, इंटेलिजेंस एजेंसी हुई। तो ये सब लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी कर सकते हैं। और ऑफिसर जो इशू करेगा लुकआउट सर्कुलर, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए, और ना ही सुप्रिटेंडेंट एसपी से कम की रैंक, या फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी से कम की रैंक का नहीं होना चाहिए। तो वही व्यक्ति जो है वो लुकआउट सर्कुलर जो है वो जारी करके देगा। तो मतलब मोटिवेट हो जाओ, आने वाले समय में आप लोग इस सर्विस में जाने वाले हो, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम क्वालिफाई करोगे तो आप इस रैंक पर होगे, इतनी बड़ी रैंक पर होगे, राइट। तो आपके पास देखो इतनी सारी पावर जो है वो होने वाली है। तो चलो आगे की बात करें, तो ये लुकआउट सर्कुलर जो जारी करती है बैंक्स भी, जैसे कि 2018 में हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि बैंक्स ने ऑथराइज किया, मतलब ये बैंक जो है वो रिक्वेस्ट करती है डीएम वगैरह से कि भाई ये प्रॉब्लम है, हमें इस व्यक्ति को जो है वो रोकना है, जाने नहीं देना है। तो फिर डीएम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं कि वो जो है वो जारी करते हैं, राइट, लुकआउट सर्कुलर्स वगैरह। तो ये फैक्ट आप जो है वो ध्यान में रखिएगा बैंक के कहने पर। तो बैंक जो है अभी हम लोग को देखने को मिला कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो है वो ये बोला कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो इशू नहीं कर सकती है लुकआउट सर्कुलर्स अगेंस्ट एलिज्ड लोन डिफॉल्टर्स, डीमिंग इट अ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूट और लॉ। देखो क्या होता है, अभी कोई कानून नहीं है कि बैंक जो है वो लुकआउट सर्कुलर जारी करे, तो इसलिए ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने वाला रूल जो है वो दिया था, राइट, रिसेंटली। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। फिर बाद में जाकर 2018 में गवर्नमेंट ऑफिस मेमोरेंडम के थ्रू जो है इसको जो है वो ओवरटर्न कर दिया, यानी कि हमें देखने को मिला कि एक रूल जो है वो लेकर आ गई है, एक मेमोरेंडम लेकर आ गए जिसके थ्रू ये कह दिया कि हाँ बैंक भी जो है वो जारी कर सकती है। तो मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि बैंक के पास भी पावर है लुकआउट सर्कुलर जो है वो इशू करने की, बट हाँ डीएम के कोऑर्डिनेशन के थ्रू। अब देखो दूसरी चीज, ये विलफुल डिफॉल्टर कौन होता है? विलफुल डिफॉल्टर एक टर्म है, यानी कि किसी व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया और उसकी मंशा जो है वो लोन खाने, मतलब पैसा खाने की है, राइट, कि पैसा खा के फरार होने की उसकी मंशा है, तो उसको बोलते हैं विलफुल डिफॉल्टर। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या डेफिनेशन दी है? ये डेफिनेशन दी है कि कुछ क्राइटेरियाज बताएं, जैसे कि कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है उसके बावजूद वो अपनी इंस्टॉलमेंट ईएमआई नहीं भर रहा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसने लोन लिया है जैसे बिजनेस के लिए, बट वो अपने पर्सनल काम में उसका उपयोग जो है वो कर रहा है। तीसरा पॉइंट, वो जानबूझकर पैसों की हेराफेरी कर रहा है, यानी कि अपने अकाउंट को खाली कर रहा है कि रीपेमेंट आए तो वो बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो विलफुल डिफॉल्टर जो है वो होते हैं। और विलफुल डिफॉल्टर का मतलब ये नहीं कि आपने बैंक से जो है 1 लाख का लोन लिया और आप रीपे नहीं कर पा रहे, तो आप और आपने खा गए और आप विलफुल डिफॉल्टर बन गए, नहीं।
अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल विलफुल डिफॉल्टर तभी होगा जब उसने 25 लाख या उससे ज्यादा का डिफॉल्ट किया हो, और लार्ज डिफॉल्टर 1 करोड़ या उससे ऊपर का हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। फिर आगे की बात करें, अब जो भी विलफुल डिफॉल्टर होता है उसको नए लोन मिलते नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, उसकी रेपुटेशन मार्केट में जो है वो खराब हो जाती है, क्योंकि उससे रिलेटेड नोटिस वगैरह जो है वो जारी होते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, दिसंबर 2023 तक ये बताया गया 17,713 अकाउंट्स जिसमें पैसा है 3,53,129 करोड़ रुपए। इतना बड़ा फ्रॉड हम लोग को जो है वो कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है, ये आंकड़े जो है वो बता रहे हैं। अब इनको रोकने के लिए जैसे कि एक डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल होता है। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल कुछ नहीं है, कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट एक हम लोग को देखने को मिलता है, जो कि मामले को जो है वो सुलटाने का काम करता है। फिर दूसरा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड और नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, तो इनका काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि इस प्रकार के फ्रॉड को जो है वो पकड़ना और सोल्यूशन जो है वो निकालना। फिर नेक्स्ट सरफेसी एक कानून हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कानून है, ये जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे कानून के बारे में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो है वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर गाइडलाइन जो है वो जारी करी है, राइट। फिर लीगल एक्शन और ब्लैक लिस्टिंग जो है वो कर दी जाती है, यानी कि ऐसे लोगों को क्लीन लिस्ट बना दी जाती है कि इनको फर्दर लोन ना दिया जाए, राइट। तो ये सब चीजें ऐसे विलफुल डिफॉल्टर से डील करने के लिए हमें देखने को मिलती है। तो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, एनसीआरटीसी, मतलब ये एनसीटी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी और रीजन जो हम लोग को देखने को मिलते हैं ना, तो उसकी बात हो रही है। वहां पर 900 रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जल संग्रहण, राइट। कटाई वर्षा वगैरह नहीं है, जल संग्रहण हम लोग को जो है उसका करेक्ट वर्ड हिंदी में जो है वो देखने को मिलता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। सभी को पता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। वर्षा हो रही है, उस वर्षा के पानी को हम लोग को बचा के रखना है फर्दर यूज के लिए। अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो आप बहुत ध्यान से सुनो। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ का जो आरआरटीएस है, यानी कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर है, यानी कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ के बीच का रोड, राइट, या रेलवे रूट, उसके पास में अब गड्ढे बनाए जा रहे हैं। और जिन गड्ढों में जो है वो पानी जमा किया जाएगा या पानी बचाया जाएगा, या फिर ग्राउंड वाटर को जो है वो रिचार्ज किया जाएगा, भूजल को जो है वो भरा जाएगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है, तो इस पर जो है वो काम किया जा रहा है। और दो टेक्निक हम लोग को रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो है वो देखने को मिलती है। ये दो टेक्निक के अंदर एक तो रेन वाटर को नॉर्मल सरफेस पर जो है वो बचा लिया जाता है ऊपर ही, या फिर उसको जो है वो पाइपलाइन जो है वो डालकर जमीन के नीचे भूजल को जो है वो रिचार्ज करने के लिए जो है वो लगाया जाता है। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। बाकी इसमें इतना कुछ खास नहीं है समझने के लिए, बस ये फैक्ट थोड़ा सा जो है वो आप ध्यान में रखिएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और ये इस क्षेत्र में दिल्ली गाजियाबाद मेरठ वाले एरिया में जो है वो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट पर जो है वो काम शुरू हो रहा है, जिस पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो की जाएगी। 16 से 22 मीटर तक का गड्ढा जो है वो खोदा जाएगा, या लाइन जो है वो बिछाई जाएगी पाइपलाइन टाइप की, राइट। 2005 में सरकार ने भी जो है वो इस प्रकार की एक टास्क फोर्स जो है वो ओपन करी थी, जो कि सोल्यूशन दे कि किस प्रकार से हम लोग जो है वो ये जो कॉरिडोर है उस पर जो है वो काम करें। तो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का आरआरटीएस जो है वहां पर रेल बेस्ड है, सेमी हाई स्पीड बेस्ड है, यानी कि रेलवेज भी है, हाईवेज भी है। तो ऐसे हम लोग को वो नेटवर्क जो है वो देखने को मिलता है, राइट। ट्रांसपोर्ट नेटवर्क 82 किलोमीटर का ये हम लोग को पूरा रूट देखने को मिलता है, जिसमें 22 स्टेशन है। बस यही चीज ध्यान में रखो, बाकी और कुछ है नहीं इसके अंदर खास, इस टॉपिक के अंदर। नेक्स्ट, नीदरलैंड कंट्री आप ध्यान में रखो। मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि आपको मैप जो है वो अपने पास रेडी रखना है। अपने जहां पर भी आप स्टडी रूम में बैठे हो, अब जाओ, उठो, खड़े हो, अगर आपने मैप लगा लिया है तो, और जाकर नीदरलैंड की लोकेशन सर्च करो, नीदरलैंड्स कहां पर है, राइट। तो यूरोपियन कंट्री है एक नीदरलैंड। नीदरलैंड दुनिया की, मतलब इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंट्री जो है वो बन गई है नीदरलैंड। अब मैं टॉप 5 एक्सपोर्टर की बात करूं, यानी कि सबसे ज्यादा सामान हम इंडिया से कहां पर भेजते हैं, तो सबसे ज्यादा यूएसए, फिर यूएई, फिर तीसरे नंबर पर नीदरलैंड, चौथे नंबर पर चाइना, पांचवें नंबर पर यूनाइटेड किंगडम। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमने हमारा जो नीदरलैंड के साथ जो एक्सपोर्ट है वो 3.5% जो है वो बढ़ गया है, और ये 22.36 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है 2023-2024 में। 2022-2023 में था 21.61 बिलियन यूएस डॉलर, राइट। और इंडिया के पास नीदरलैंड से 5 बिलियन यूएस डॉलर का जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो आया है, राइट। तो ये फैक्ट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बस। नेक्स्ट, एक हम लोग को अजरक अजरक नाम की एक कला देखने को मिलती है, क्राफ्ट देखने को मिलती है। पहले मैं आपको दिखाता हूं ये है क्या।
अजरक नाम की कला। देखो दो चीज आप देख लो, पहले मैं दोनों की फोटो दिखाऊंगा आपको, एक अजरक और दूसरा बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। ठीक है, ये दोनों चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दोनों को ध्यान से देखो। गुजरात की ये चीज है जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। तो ये दोनों चीज मैं आपको जो है वो दिखाता हूँ। अपन चलते हैं उसकी तरफ। देखो ये है अजरक, इस प्रकार का कपड़ा, इस प्रकार की डिजाइन हम लोग को देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं अजरक। जैसे कि आप ये फोटो में देख सकते हो ना, दिख रहा है आपको क्लियरली, ये है अजरक। ठीक है, और दूसरा बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। देखो इस प्रकार से ये देखो, ये यहाँ पर ये प्रिंटिंग जो है वो कर रहे हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग हाथों से, ये देखो बिल्कुल ये जो है बना रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर इनकी फोटो। राइट, तो ये है बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। ये कहाँ की है? गुजरात की है। ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। वापस हम अपनी पीडीएफ की तरफ जो है वो चलते हैं। तो मैंने आपको बताया दो चीजों के बारे में, एक अजरक और दूसरा बेला ब्लॉक प्रिंटिंग। प्रीलिम्स में आएगा क्योंकि इन दोनों को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो प्राप्त हुआ है। अजरक जो है एक हम लोग को शिल्प, मतलब क्राफ्ट जो है वो देखने को मिलती है, कच्छ क्षेत्र की है, गुजरात की, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त हुआ है। अजरक एक टेक्सटाइल, एक वस्त्र, एक कपड़ा हम लोग को देखने को मिलता है, इंडिगो रेड और व्हाइट कलर इसमें हम लोग को नजर आता है। राइट, फिर इसको कौन सी कम्युनिटी के द्वारा पहना जाता है? तो रबारीज, मलधारीज और अहीर्स के द्वारा। तो ये कम्युनिटी गुजरात की है, ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। फिर एक और क्राफ्ट हम लोग को इसी रीजन का देखने को मिलता है। अच्छा, बेला ब्लॉक प्रिंटिंग को जो है वो नहीं मिला है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मैं क्लियर कर दूं, सिर्फ अजरक को जो है वो अभी प्राप्त जो है वो हुआ है। तो ये फैक्ट जो है वो आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और ये जो बेला ब्लॉक प्रिंटिंग जो है, ये बेसिकली जो है वो प्रैक्टिस की जाती है किनके द्वारा? खत्री कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? खत्री कम्युनिटी के द्वारा। तो ये फैक्ट आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो ये थे पूरे आज के करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करता हूं मैंने जो भी चीज आपको पढ़ाई है वो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। यस, और आपके लिए एक मेंस का क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ए यूके यूएस, इसको ऐसे ही बोलते हैं, अकू यूके यूएस ऐसे नहीं बोलोगे आप, ए यूके यूएस। ए मतलब ऑस्ट्रेलिया, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम और यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट्स, आप जानते हो। तो इनका एक अलायंस हम लोग को देखने को मिला था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो है वो इनका अलायंस है, तो उसके बारे में आपको जो है वो लिखना है। तो बताइए जरा, इसका आंसर जो है वो 150 वर्ड्स में जो है वो लिखकर, और जब आप लिख लेंगे आंसर तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि सर आंसर जो है वो लिख लिया है। तो बट रेगुलर प्रैक्टिस करो बस आप। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसके बारे में तो हमें पता ही नहीं है, हमने पढ़ा ही नहीं है। थोड़ा सर्च करो, पढ़ो, या जनरल स्टडीज से हमारे बैच में है आप, तो आपको जो है वो पढ़ाया जाता है पूरी चीजें। राइट, तो अगर आप अभी तक तैयार नहीं पढ़ाया गया है तो पढ़ाया जाएगा, अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो डोंट वरी अबाउट। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलूंगा मैं आपको कल की क्लास में, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे। तब तक लिए बाय, टेक केयर, और लाइक जरूर करके जाना। जय हिंद।